एसबीएन इंटर कॉलेज से मैं नीता मिश्रा कक्षा 10 के विद्यार्थियों को हिंदी के काव्य खंड से पाठ पढ़ा रही हूँ। पाठ का नाम है चींटी, जिसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। पहले जानते हैं सुमित्रा नंदन पंत के विषय में। ये छायावादी प्रमुख 4 स्तंभों में से एक थे। इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा में हुआ था और अल्मोड़ा के एक निकट गांव था कौसानी, जहां इनका जन्म हुआ था। इन्होंने बचपन से ही काव्य रचना करना प्रारंभ किया था। जब 7 वर्ष की अवस्था के थे तब इन्होंने गिरजे का घंटा नामक पहली कविता लिखी थी। उसके बाद इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी अल्मोड़ा में ही हुई। उसके बाद काशी के जय नारायण हाई स्कूल में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद इलाहाबाद के म्योर सेंटर महाविद्यालय में प्रवेश लिया, किंतु असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इन्होंने पढ़ाई अपनी बीच में ही छोड़ दी थी। इसके बाद सन 1919 ईस्वी में ये अपने भाई के साथ बनारस चले आए थे और वहाँ पर आकर क्वींस कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहीं से इन्होंने अपने कवि कर्म को आरंभ किया। ये सरोजिनी नायडू और रविन्द्रनाथ टैगोर की से बहुत प्रभावित हुए थे और इन्होंने अपनी कविता को ही अपना लेखन का माध्यम बनाया और इस तरीके से रचनाएं लिखते हुए इनकी सर्वप्रथम रचनाएं जो थीं वो सरस्वती पत्रिका में छपती थीं। उसके बाद काव्य के रचना करते हुए इन्होंने सन 1950 ईस्वी में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता भी नियुक्त हुए थे और 1957 ईस्वी तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से जुड़े रहे और इस प्रकार से ये सेवा करते हुए काव्य की सन 28 दिसंबर सन 1977 को ये दिवंगत हो गए। इनकी प्रमुख रचनाएं थीं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, अणिमा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्णकिरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, चिदंबरा, ऋचा, लोकायतन, रश्मिबंध, युगपत, शिल्पी, गुंजन आदि। और इन्होंने रूपाभा नामक पत्रिका संपादन भी किया। इन्हें पुरस्कार मिला कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी द्वारा, लोकायतन पर सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार मिला, चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। इस तरीके से ये इनका जीवन परिचय है और इनके बचपन का नाम था गोसाई दत्त। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं इनके पाठ की ओर, जो लोकायतन से संकलित है। इनकी लोकायतन रचना बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें चींटी एक शीर्षक है। चींटी के माध्यम से कवि ने हमें कर्म के यथार्थ का बोध कराया है। कहते हैं जिस प्रकार से चींटी अपने कर्म में निरंतर रत रहती है, वैसे ही प्रत्येक नागरिक को अपने कर्म भाव के लिए समर्पित होना चाहिए। कहते हैं चींटी को देखा, प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ देख रहे हैं आप, कि आपने चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, तम के धागे सी, जो हिलडुल चलती लघुपद पल पल मिलजुल है, वह है पिपीलिका पाती। वो कितनी सरल है, अलग रहने वाली है, काली रेखा जैसी, अंधेरे में काले धागे के तम के काले धागे के समान वो जो है हिलती डुलती हुई दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने चींटी को देखा होगा कि चींटियां जब चलती हैं तो वो काले धागे के समान चलती हैं, लेकिन उनकी एक रेखा होती है, वो रेखा कहीं कहीं से वक्र हो जाती है, तिरछी हो जाती है। तो इस वक्रता के कारण ही इसे धागे का हिलता हुआ प्रतीक माना है कवि ने, कि वो धागे के समान हिलती हुई चलती हैं। वो नन्हे नन्हे पैरों से कोसों दूर मिलजुल कर चलती हैं। आपने देखा होगा चींटियां जब आती, कुछ इधर से आ रही होती, कुछ इधर से आ रही थी, दोनों आकर आपस में मुंह जोड़ती हैं और फिर अपने अपने रास्ते पर चल देती हैं। इसी बात की ओर संकेत करता हुआ कवि कहता है वह अपने नन्हे नन्हे पैरों से पल पल एक एक क्षण मिलजुल कर आगे बढ़ती रहती हैं। ये कुछ और नहीं है, ये क्या है? पिपीलिका। पिपीलिका माने चींटी, पाती माने पंक्ति। ये चींटियों की पंक्ति है। देखो ना किस भांति काम करती वह सतत, उनको देखो वो किस प्रकार से लगातार काम करती रहती है, उन्हें कोई भी थकान का अनुभव नहीं होता। कण 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 के चुनती अविरत, वे कण कण करके लगातार अपने लिए भोज्य पदार्थ को इकट्ठा करती रहती हैं।
गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपथ बुहारती। कहते हैं जैसे हम लोग अपने समाज में रहते हैं वैसे भी चींटियाँ समाज में रहती हैं, वे भी अपनी गाय चराती हैं। गाय चराने से तात्पर्य यहाँ पर उनके पास कोई गाय नहीं होती है, लेकिन वो अपने नित्य कर्म में संलग्न रहती हैं। इसके बारे में बता रहे हैं। धूप खिलाती, धूप में भी निकलती हैं और अपने बच्चों की निगरानी करती। बच्चों की निगरानी कैसे करती? जब वो अंडे देती हैं, आपने देखा होगा बारिश के समय जब जैसे ही आभास होता है कि वर्षा होने वाली है, चींटियाँ अपने अंडे लेकर के सुरक्षित स्थान की ओर जाने लगती। तो इस तरीके से वे अपने बच्चों की निगरानी करती, देखभाल करती हैं। और अरि माने होता है शत्रु, अपने शत्रुओं से भी लड़ती हैं वे, तनिक भी उनसे डरती नहीं हैं। और अगर एक कहीं चींटी आ जाए और उन्हें किसी भी प्रकार का भय का आभास हो जाता हो तो चींटियाँ दल के दल आ जाती हैं। कोई एक कीड़ा मकोड़ा मारा देखा आपने, देखा पहले पड़ा हुआ, फिर एक चींटी, फिर दो चींटी, इस तरीके से बहुत सारी चींटियाँ झुंड के झुंड वहाँ पर इकट्ठी हो जाती हैं। तो कहती हैं वो दल के दल अपनी पूरी सेना तैयार कर लेती हैं और जब वो चलती हैं घर आंगन जनपथ बुहारती हैं। घर में, आंगन में और रास्ते में, लोगों के चलने के रास्ते में वो रास्ते को साफ करती हैं। आपने देखा होगा जब चींटियाँ चलती हैं तो दीवार पर भी एक लाइन जैसी बन जाती, साफ़ सुथरी दीवार होती, फिर भी एक लाइन जैसी बन जाती, यानी वो उस रास्ते को साफ करती हैं जहाँ वो चलती हैं। चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है। जैसे हम समाज में रहते हैं वैसे चींटियाँ भी समाज में रहती हैं, वो सामाजिक प्राणी हैं। वो श्रमजीवी, वह सुनागरिक, वे परिश्रम करने वाली हैं और वे एक अच्छी नागरिक हैं। देखा चींटी को? आपने चींटी को देखा है क्या? उसके जी को और उसके मन को देखा है? मतलब चींटी इतनी नन्ही सी है, उसका मन कितना नन्हा होगा। इसलिए कवि प्रश्नात्मक पंक्ति लिखता है तो कहता है आपने उसके जी को देखा, उसके जीवन को देखा है? भूरे बालों की सी कतरन, उसका शरीर कैसा है? जैसे भूरे बालों को छोटा छोटा कतरन होती है, उस कतरन जैसी वो नन्ही दिखाई देती हैं। छिपा नहीं उसका छोटापन, उसका छोटापन किसी से भी छिपा नहीं है। सब जानते हैं संसार में सबसे छोटा जीव जो है वो चींटी है। वो समस्त पृथ्वी पर निर्भय विचरण करती, श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय। वो संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय होकर विचरण करती रहती, घूमती रहती, उसे डर नहीं लगता कि मैं यहाँ ना जाऊँ, मैं वहाँ ना जाऊँ। हम इंसान तो फिर भी डर जाते हैं, लेकिन चींटियों को कोई डर नहीं होता। वे सब जगह घूमा करती हैं परिश्रम में डूबी हुई, यानी अपने लिए भोज्य पदार्थ इकट्ठा करती हैं, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए इकट्ठा करती हैं। ये जीवन की एक छोटी सी चिंगारी होती है, बहुत छोटी नन्ही सी चींटी होती है। और इस चींटी के बारे में कह रहे हैं आगे कि वह भी क्या देही है तिलसी, उसका शरीर भी कितना छोटा सा, तिल के समान नन्हा सा है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी। अब जब इतना छोटा सा शरीर है तो उनके प्राण कितने छोटे होंगे। ये कवि कहता है कि वो अपने प्राणों के, उनके अब प्राण निकले कि तब प्राण निकले, ऐसे झिलमिलाते। अगर आप उंगली भी रगड़ देंगे तो चींटी मर जाती है। तो वो अपने प्राणों की परवाह ना करके अपने प्राणों के साथ में झिलमिलाती हुई इधर उधर विचरण करती रहती है। दिन भर में वह मीलों चलती। हम लोग चलते हैं, थक जाते हैं, अरे अब इससे नहीं ज़्यादा चला जाएगा, लेकिन चींटी को आप देखिए दिन रात चलती है, कभी विश्राम नहीं करती। वो मीलों चल जाती है दिन भर में और पता भी नहीं चलता। अथक कार्य से कभी न टलती, वो कठिन परिश्रम से कभी नहीं घबराती है। इस तरीके से कवि ने चींटी के माध्यम से हम सभी नागरिकों को ये संदेश दिया है कि हमें भी चींटी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और लगातार अपने कर्म में निरत रहना चाहिए। इस प्रकार से हम अपने जीवन को कार्य में लगाए हुए अपने जीवन को सार्थक बनाएं। अब इसमें संदर्भ क्या लिखा जाएगा ये तो हमने आपको बता दी व्याख्या। अब आप लिखेंगे संदर्भ। सबसे पहले संदर्भ ही लिखा जाता है, लेकिन व्याख्या बताने के बाद हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको प्रसंग से समझ में आ जाएगा इसमें प्रसंग भी क्या लिखा जाना है। कि इसमें प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के चींटी नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, और ये इनकी युगवाणी काव्य संकलन से लिया गया है। इसमें अब प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने चींटी के जीवन की समीक्षा की है और साथ ही नागरिकों को उससे प्रेरणा लेने का संदेश दिया है।
ये हो गया आपका प्रसंग। और उसके बाद लास्ट में आप लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में क्या लिखेंगे? भाषा खड़ी बोली है, शैली मुक्तक है। उसके बाद आप गुण देखेंगे, गुण माधुर्य है क्योंकि अच्छी बात है, अच्छी बात बताई जा रही है। फिर इसमें आपको बताना है कि अलंकार कौन का है। अलंकार कौन सा है? पल पल शब्द आया है। पल पल एक ही शब्द जब 2 बार उच्चारित किया जा रहा है तो पुनरुक्ति प्रकाश होगा। पुनरुक्ति प्रकाश का मतलब जब एक ही बात को दोबारा दोहराया जाता है और उसके अर्थ भी समान होते हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। और इसके अलावा आप इसमें देखिए सतत, अविरत, ये आपका अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार है, आप कहेंगे एक ही वर्ण की आवृत्ति होती तब होता, लेकिन ये अंत में भी वर्ण मिल रहे हैं इसलिए ये अनुप्रास का भेद हो जाता है, अंत्य अनुप्रास। लेकिन आपको अनुप्रास लिख देने से ही काम चल जाएगा। और इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, बस पूरे पाठ की व्याख्या आपको अपनी कॉपी पे लिखना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग के साथ में काव्यगत सौंदर्य भी आपको लिखना है।